आज बैंकों पे पहले बात करेंगे और बैंकों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज पहला सेगमेंट उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। पहले जरा एक एक करके कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। तो HDFC बैंक, आप नतीजे देख रहे हैं, आज 12% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली है। 12.25% के आसपास की आय 31% बढ़ी है। ये 53,170 करोड़ के आसपास रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 5% से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। 31,440 का स्तर देखने को मिला है। बोनस की भी घोषणा यहाँ पर HDFC बैंक की तरफ से की गई है। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो है वो HDFC बैंक को लेकर के निकल के आए हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें और एक शानदार मूव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज बैंक निफ्टी में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि आज अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 2001 का हाई लगाया है सर, 2001-2002 का, और उसके बाद से अब थोड़ा सा फिसल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी HDFC बैंक को लेकर? देखिए विपुल जी, यहाँ पे 1986 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यूएशन के साथ ही ट्रेड हो रहा है। देखिए वीकली चार्ट पॉजिटिव है, मंथली चार्ट पॉजिटिव है, डेली चार्ट भी पॉजिटिव है। सो नो डाउट हायर हाई देख के ऊपर ही आने का यहाँ पे कोशिश हो रहा है। लेकिन HDFC बैंक है, नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। मुझे लगता है कि एक बार आपको पेशेंस रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे 5 to 10% का रैली नहीं आता है जनरली। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक, मतलब नेक्स्ट 15 डेज का अगर मैं टारगेट बताऊं तो मुझे लगता है कि एक बार 2050 से लेके 2080 कमिंग सून। जिनके पास है आप बने रहिए। फ्रेश भी रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा, लेकिन मेक श्योर HDFC बैंक प्राइवेट में नंबर 1 बैंक है। और मुझे लगता है कि जिस तरीका लिक्विडिटी यहाँ पे है, स्टॉक आप वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए आपको कि एक हफ्ते में 2 हफ्ते में चलने वाला स्टॉक नहीं है। तो एक बार यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू जिनके पास है उनका ही यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, ये राय यहाँ पर HDFC बैंक को लेकर निकल के आ रही है। और इस बीच आप लोगों को बता दें, बैंकों को लेकर के अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल है तो हम कोशिश करेंगे कि इस दौरान आप लोगों के सवाल भी लेते रहें जो बैंकों के ऊपर है। अभी बैंकों का सेगमेंट चल रहा है तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये बात हो गई HDFC बैंक को लेकर के। येस बैंक भी ले आइए। येस बैंक के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती है और लेकिन येस बैंक अगर हम देखें तो मुनाफा यहाँ पर 59% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें हम देख रहे हैं कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। वो 6% के आसपास, 5.6% के आसपास बढ़ा है और ये 2370 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। प्रोविजनिंग में गिरावट आई है, ये बात है यहाँ पर। अभी जो है 1% के आसपास की मजबूती रही है। हालांकि इंट्राडे हाई से फिसल चुका है। 2048 का हाई लगा के 2020 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर येस बैंक नतीजे ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। अभी क्या करें 20 रुपये के आसपास? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे तो फ्रेश एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक वॉलेटिलिटी रहा है और कंसोलिडेशन रहा है, बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबाया है यहाँ पे। बहुत सारे लोग 50, 80, 70, 30 जोन से हायर प्राइस के साथ अभी बने हुए हैं इसमें। तो मुझे आई डोंट थिंक सो मच कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ रैली पॉसिबल है। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने से भी विपुल जी मैं इसको मतलब ना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार 21-20 के आसपास आता है, फिर से धोखा देके नीचे चले जाता है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। और जिनके पास है आप ट्राई कीजिए, कभी भी अगर स्टॉक आपका बाइंग प्राइस के आसपास मिलता है, अगर 20, 21, 22 के आसपास, तो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा। मैं एक बार पॉजिटिव होऊंगा येस बैंक पे अबव 30, अभी तो नहीं। 30 के ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव होंगे। तो ये बात यहाँ पर है। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है एक और दिग्गज कंपनी ICICI बैंक। जी हाँ, ICICI बैंक का मुनाफा 15.5% बढ़ा है, 12,768 करोड़ रुपए। NII की बात करें तो इसमें करीब 10.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 21,635 करोड़ रुपए। NIM बाकी की अगर बात करें ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, थोड़ा कम ही रहा है मार्जिन जो है, लेकिन फ्लैट मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं। इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो ICICI बैंक पे बनता हुआ, करीब 2.5% की तेज़ी ICICI बैंक पे देखने को मिल रही है। सर इस तेज़ी में क्या करें? जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या ICICI बैंक को अभी खरीद सकते हैं या एक बार नीचे आने का वेट करें? जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए जिनके पास है मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। 1460 के आसपास चल रहे, अच्छा खासा एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड हो रहा था बहुत दिनों से। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड करने ही वाला है। करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। ICICI का बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी नेक्स्ट 3 से 4 दिन में आपको एक बार 1495 और 1500 रुपये के टारगेट के लिए आपको बाई करना चाहिए। 1-2 दिन का प्लान है। बाकी अगर 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन आप वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि एक बार सर 1580, 1600 भी पॉसिबल है। हाँ, 1600 भी पॉसिबल है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच
अब एक और बैंक लेकर के आते हैं जिस पर काफ़ी सवाल भी हमारे पास रहे हैं, और जो लोग हमें सवाल भेज रहे हैं उनके भी प्रश्नों के उत्तर लेंगे जो बैंकों पे सवाल भेज रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक पे नज़र डालते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक पे आपसे चर्चा भी हुई थी, मुझे लगता है फ्राइडे को ही हुई थी शायद, सवाल आए थे, या फिर थर्सडे को हुई थी। नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा है, ये 182 करोड़ से बढ़ करके पहुँच गया है 269 करोड़ रुपए। और हालांकि यहाँ पर भी समस्या जो है वो ब्याज से आय वाली है, उसमें कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं रही है, और जो इनका GNPA है वो थोड़ा सा गिरा है। तो कुल इनकम अगर जो देखें तो वो 3380 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है नतीजों के बाद, कोई खास गतिविधि नहीं। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के सर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बिल्ड हुआ है विपुल जी, बहुत टाइम से स्टॉक नहीं चल रहा है, और एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर कट है, एक बार 54 का टॉप बनाया फिर से नीचे आ गया, उसके बाद ऑलमोस्ट 42 के आसपास टॉप बनाया फिर से नीचे आ गया, उसके बाद 38 पे भी टॉप बनाया था नीचे आ गया, तो रिसेंटली एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 56 57 25 26 के आसपास। तो 26 25 मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट बन सकता है। सो आप 25.50 अगर आपके पास फ्रेश आपने बाय किया रिसेंटली या तो पुराना बाय है, जो भी है, एवरेज करने का सलाह इसमें नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये टॉप बना के नीचे आया है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बिल्ड हुआ है चार्ट में। तो ट्रिपल टॉप बिल्ड हुआ है तो आई डोंट थिंक सो मच यहाँ पे ज़्यादा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन भी इवेंट पे बता रहा था कि जहाँ पे एटलीस्ट ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, तो जहाँ पे ट्रेंड नहीं हो वहाँ पे पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो पैसा आपका लॉस ही होने वाला है, या तो कुछ टाइम आप आपका पैसा को जो है कन्फ्यूज करके रख रहे हो। तो देखिए अभी 25.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड धीमे धीमे एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार अगर ये कंफर्म होता है तो हो सकता है कि एक बार 36 38 ऑल्सो कमिंग सून, बट 25.50 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाई नहीं करना है इस काउंटर पे, फ्रेश बाई नहीं करना है अभी। चलिए ये बात जो है इस बैंक पर निकल के आती हुई पंजाब एंड सिंध बैंक पर। चलिए नैन्सी जी का सवाल लेते हैं। नैन्सी जी जानना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले नरेंद्र सिंह सजवान जी हैं, हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं, तो वेलकम टू द फैमिली सर। थैंक यू हम फॉर सपोर्टिंग अस, हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोग प्राइम मेंबरशिप ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच नैन्सी जी हैं जो कि कैनरा बैंक पे सवाल कर रही हैं, 114 पे उन्होंने लिया हुआ है। ये रेंज कैसी लग रही है? बहुत लोग इस पे फंडामेंटली पॉजिटिव हैं और ये इसी रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, 110 के ऊपर, लेकिन 120 के ऊपर नहीं जा रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी? अभी जो है लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ आ रही है, 113 114 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए विपुल जी, एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 120 122 के आसपास, तो आई डोंट थिंक सो मच ये स्टॉक अभी इमीडिएटली 122 के ऊपर जाने वाला है, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस एंड द मार्केट कंडीशंस। PSUs वगैरह एंड प्राइवेट बैंक्स भी नहीं चल रहे हैं, आज थोड़ा बहुत प्राइवेट में मोमेंटम आ रहा है, लेकिन अगर स्टॉक 120 122 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता नहीं कि स्टॉक इमीडिएटली ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 138 140 का टारगेट, बट 120 122 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी जिनके पास है बने रहिए, इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेगा। रिसेंटली थोड़ा बहुत NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है बैंक का, वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ था, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होगा देखना पड़ेगा एंड उसका इंटरप्रिटेशन आएगा फ्यूचर में। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार टाइम करेक्शंस में है तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करेंगे तो अच्छा है, अगर करना है तो 120 122 के ऊपर। और जिनके पास है वो निकल जाए या नहीं, जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 96.50, 96 के आसपास, 97 के आसपास एक स्टॉक सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है कि एक बार आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहे ना, अच्छा होगा आपके लिए। ठीक। एक हमारे दर्शक हैं सारांश डोभाल, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग दोनों सर को नमस्कार। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे हैं कि यूको बैंक में अभी बाय कर सकते हैं क्या? यूको बैंक पे काफ़ी लोग के सवाल रहे हैं। ये शेयर जो है काफ़ी दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, अब 30 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 32 के आसपास, अभी 32.40 का आज हाई लगाया है, 31.94 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या संभावनाएं हैं? फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश है? देखिए यूको बैंक का भी साल जो है हालात बहुत ख़राब है। देखिए जिस तरीके से बार बार नीचे आ रहा है, इनफैक्ट 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, 100 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। RSI भी बेसिकली 42 है, ऑलमोस्ट 32 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा, क्योंकि एक रेंज के अंदर ना फंसा हुआ है। आप देखिए हायर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 34.50 एंड नीचे ऑलमोस्ट जो एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 29.50, तो इस रेंज के अंदर जो है फंसा हुआ है। इस रेंज ब्रेकआउट आता है
किसी एक तरफ, तो उसके बाद ही यहाँ पे कुछ डिसीजन बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2023 के बाद एक जो है वीकली पॉजिटिव आया था, उसके बाद से लगातार स्टॉक चला नहीं अभी बाद में, तो मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा इसमें। ये बात तो यहाँ पर निकल के आती हुई, और उस दिन इतना प्यार मिला है ना प्रदीप जी को, बर्दाश्त हुआ नहीं इनको, खांसी जुकाम, ये थोड़ा सा खैर दिल्ली का असर भी होना भी चाहिए था, कुछ तो लेके जाएं दिल्ली से और कुछ नहीं, तो प्यार के साथ थोड़े सर्दी जुकाम ही सही। चलिए इस बीच जो है सेंट्रल बैंक के भी रिजल्ट आए हैं, ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं कि सेंट्रल बैंक के रिजल्ट किस तरीके से देखने को मिले हैं, और उसके बाद इसके रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। करीब 33% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, ये रहा है 1168 1168 करोड़ रुपए। और वहीं अगर NII की बात करें तो ये इसमें हमने देखा 4.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। GNPA ऑलमोस्ट फ्लैट, थोड़ा सा गिरा ही है, तो ये टिप्पणी रही। और इस बीच अगर सेंट्रल बैंक के शेयर पे नजर डालें तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 38.28 के आसपास, 0.25% की बढ़त है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी? देखिए बहुत एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज इसके ऊपर बस अभी सस्टेन हो रहा है बहुत टाइम बाद, एंड मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जो है बेसिकली 36.50 के आसपास है। 36.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा क्योंकि ओवरऑल चार्ट खराब है, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट भी। तो तीनों टाइम फ्रेम में, जिस दिन मैं बता रहा था कि सॉन एंड फादर एंड ग्रैंडफादर, आपको याद ही होगा, तो सॉन, फादर, ग्रैंडफादर तीनों एग्जाम्पल डेली, वीकली, मंथली यहाँ पे खराब है। सो इसलिए एक बार अवॉइड कीजिए, लेकिन जिनके पास है बने रहिए, क्योंकि 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है ना, उसके ऊपर सस्टेन अभी हो रहा है। बस 36.50 एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक, गौरव त्यागी जी हमारे एक और प्राइम मेंबर, जिनका प्रश्न आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्होंने 255 पर 150 शेयर ले रखे हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। गौरव त्यागी जी हैं, सोनीपत से हैं, तो प्राइम मेंबर है हमारे। और इस बीच अगर हम देखें बैंक ऑफ बड़ौदा दिग्गज बैंक PSU क्षेत्र का, काफ़ी लोग सकारात्मक हैं, लेकिन अब नतीजों के दौर में कितना सस्टेन कर पाएगा। हालांकि लोअर लेवल से ये भी रिकवरी दिखा रहा है, इंट्राडे लेवल पे 0.25% के आसपास की मजबूती, 242 243 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करें अभी ये? देखिए जिनके पास है एक बार वेट करने का सलाह होगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है ज़्यादा, अभी तक जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, अगर आपको बाई करना है तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट बहुत ही अच्छा है। थोड़ा बहुत अभी टाइम करेक्शंस पे ये इंटर PSU में आप देखिए अभी भी उतना रैली नहीं आया है। आज से 3 हफ्ता पहले 1-2 बार आया था, उसके बाद अभी से नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि 250 इसके ऊपर क्रॉसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है तो आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 231 पे स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। अभी तक आज सुबह से हम जितने भी स्टॉक्स को लेके, बैंक को लेके बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अच्छा हो सकता है आपके लिए। और सर आपने सही बताया, मेरा तबीयत एक्चुअली जो है ना ठीक नहीं है, और वेदर चेंजेस की वजह से थोड़ा बहुत खांसी एंड थोड़ा बहुत अभी भी बुखार है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, वो हो जाता है थोड़ा सा, अलग अलग शहरों में थोड़ा सा पानी बदलता है, थोड़ा मौसम बदलता है, तो उसका असर जो है हो सकता है। और इस बीच हमारे साथ VLA अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, हमारी एक और एक्सपर्ट स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत मैम आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम अभी हम बातचीत कर रहे हैं बैंकों को लेकर के, तो एक तो छोटा सी टिप्पणी आपकी बैंकों को लेकर के अभी क्या है? कुछ एक रिजल्ट्स आए हैं, जैसे HDFC बैंक के हैं, ICICI बैंक के हैं, क्या व्यू है बैंकों को लेकर के आपका? और उसके बाद IDBI बैंक आपसे जानना चाहेंगे। आनंद केसरी जी जानना चाह रहे हैं कि अभी IDBI बैंक में क्या करें? सबसे पहले तो बैंकिंग में देखिए, मैं एक थोड़ी स्लगिश, एक रेंज बाउंड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और रही बात इस क्वार्टर की, यानी ये जो भी सेकंड क्वार्टर हमारा अभी शुरू हो गया है, तो यहाँ पर एक नया हाई तो बैंक निफ्टी में बनते हुए लग रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। बहुत बड़ी रैली Q1 जैसी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज अबाउट ओवरऑल बैंकिंग। और बैंकिंग में भी आई एम मोर बुलिश ऑन PSUs रादर कि हम प्राइवेट बैंक्स को देखें, तो मुझे PSUs में थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल दिखती है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक सेक्टर एज ऑफ नाउ, करंट कंडीशन में। जी ठीक है, PSU पे ज़्यादा भरोसा, ये बड़ा कंट्राडिक्टरी व्यू आपने दिया है। बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को प्राइवेट पे भरोसा है, लेकिन इस बीच एक ट्रेड आया है प्रदीप जी के पास, चलते हैं सीधे वहाँ। देखिए एक स्टॉक पे ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। मुझे लगता है कि अभी करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट इसमें
512 रुपीज़ का रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पे 525, तो 512 एंड सेकंड टारगेट 525 एंड स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए 485 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, 512 एंड 525 नेक्स्ट 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा। लक्ष्मी डेंटल, यस लक्ष्मी डेंटल अभी चल रहा है 501 502 पे, 502 पे चल रहा है, 4% ऊपर। और टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए सर जरा। तो 512 रहेगा पहला टारगेट और 525 रहेगा सेकंड टारगेट। नेक्स्ट 2 से 3 दिन का एक व्यू बनाइए यहाँ पे। हाँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये आईपीओ हाई उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और आपको पता है कि आईपीओ डे का हाई उसके ऊपर सस्टेन करने पर क्या होता है, क्योंकि लास्ट दिन मैंने एक्सप्लेन किया था। और मुझे लगता है कि वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है और इसमें 580 के ऊपर और लंबा बहुत जोर से ब्रेकआउट आने वाला है। और लास्ट दिन भी मैंने आपको कॉल दिया था, वो कॉल भी चला था। मुझे लगता है कि ये अभी जो सेगमेंट है ना, लास्ट दिन आई थिंक मैंने कॉल दिया था डेंटा वाटर का, सो वो भी बहुत अच्छे से चला। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अभी चलना उतना अभी नहीं हुआ, उतना नहीं चला, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है चलने का। तो 512 और 525 दोनों टारगेट के लिए 2 दिन का प्लान बनाइए। 485 स्टॉप लॉस रहेगा, 485 का स्टॉप लॉस। चलिए 485 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लक्ष्मी डेंटल में, 512 पहला टारगेट, 525 दूसरा टारगेट, नजरें बना करके रखिए यहाँ पर जो है लक्ष्मी डेंटल को लेकर के। 485 का स्टॉप लॉस, 512 अभी 513 के आसपास आ गया, 8-9 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है, फिर 525 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल के आता हुआ। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सीक्रेट कलाकार जी, जी हाँ सीक्रेट कलाकार जी से मुलाकात हुई थी, हमारा जो है 19 तारीख को मुलाकात हुई थी और कह रहे हैं इट वाज ए रियली नाइस मीटिंग विद यू प्रदीप जी यस्टरडे। और इनका सवाल भी है RHIM को लेकर के, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे इस पर, जरा बैंकिंग वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाए सर तो जरा RHIM पे हम जानना चाहेंगे। LB बोहरा साहब भी कह रहे हैं 19 जुलाई 2025 न्यू दिल्ली ट्रेडर्स कैफे प्रोग्राम, इट वाज ग्रेट इवेंट, आई अटेंड फुल ट्रेनिंग, वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टॉक मार्केट, थैंक यू ऑल, स्पेशल थैंक टू विपुल सर एंड प्रदीप सर। थैंक यू सर आपका बहुत बहुत बोहरा साहब कि आप वहाँ आए और आप लोगों से मिलने का मौका मिला हमें, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के साथ। चलिए मैम IDBI बैंक पे मैंने आपसे सवाल किया था। ओके, सो IDBI देखिए अभी आपको और थोड़ा मौका देगा, 97.53 पर है, वेट कर लीजिए। 94 से लेकर के 95 इस रेंज में ही बाय करने की कोशिश करें, फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। जरा एक और ट्रेड आ रहा है शायद प्रदीप जी के पास। जी प्रदीप जी। देखिए करारो, शॉर्ट फॉर्म है CARRARO, करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक्स में भी एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। पहला टारगेट आएगा इसमें 495 और सेकंड टारगेट थोड़ा लंबा रहेगा 520, तो 495 रहेगा पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 520। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस रहेगा 470। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू बनाइए। जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हुआ है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट है और नेक्स्ट स्टॉक्स 450 तक तो कोई रेसिस्टेंस नहीं लगता है मुझे, तो 420 एंड 495 ऑल्सो कमिंग सून। 1-2-3 दिन का व्यू बनाइए। पहला टारगेट क्या होता है? 495 और सेकंड टारगेट थोड़ा लंबा 520। 520। चलिए अभी जो है इसका जरा चार्ट दिखाइए, इस पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है करारो इंडिया के ऊपर, क्योंकि अब ये हो गया 5.5% ऊपर, यहाँ पर आपको 2.5% दिखा रहा है। 486.50 ये नए लेवल्स देखने को मिलते हुए यहाँ पर, और इसको हटा दीजिए क्योंकि प्राइस में काफ़ी, स्क्रीन से हटा दीजिए क्योंकि ये प्राइस जो है काफ़ी अंतर ज़्यादा है, कहीं लोग कंफ्यूज ना होना इस भाव को देख करके, वो ज़रूरी है। चलिए तो 486.40 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीब करीब 5.5% ऊपर। देखिए स्क्रीन पर आपके, ये देखिए 489 हो गया। आप पहले टारगेट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया। जो है 905 का 495 का पहला टारगेट था ना सर? यस, 495 का पहला टारगेट आपको दिया गया, 490 हो गया, देखते देखते हो गया। तो 495 था, 490 हो गया मैं कह रहा हूँ। हाँ, 491 हो गया इनफैक्ट, अब 494 हो गया अचीव। तो अब जो है नहीं, अब वो एक टिक मिला सर, हर आदमी तो उस पर नहीं निकल पाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा हाँ, नेक्स्ट सेकंड टारगेट के लिए बने रहिए 520, कोई इशू नहीं। 522 ठीक है। बहुत शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ, धुआंधार तरीके से यहाँ पर प्रदीप जी की बैटिंग चल रही है। तो ये आज का दूसरा ट्रेड हो गया। चलिए साउथ इंडियन बैंक पे मेरा आपसे सवाल था सर। साउथ इंडियन बैंक देखिए जरा बैंकों में, और बैंकों में अभी साउथ इंडियन बैंक पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए साउथ इंडियन बैंक मुझे अच्छा लगता है। अब द प्रॉब्लम इस बहुत टाइम से ना नहीं चल रहा है। अब देखिए एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 32-31 के आसपास, अभी 29 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऐसा तो कुछ चार्ट पैटर्न रेडी नहीं हो रहा है, बिल्ड नहीं है, ना ही है ब्रेकआउट।
सो एक बार 27.50 मुझे लगता है कि कमिंग सून है, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 25। बट द कंसर्न इज इंटर द सेगमेंट सर अभी नहीं चल रहा है, तो और थोड़ा टाइम करेक्शंस के लिए मुझे लगता है कि टाइम आपको देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और जिस तरीके से अभी 30 के नीचे भी आया है आज, ऑलमोस्ट 2.30% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। और एक बार फ्रेश अवॉइड करेंगे तो अच्छा, फ्रेश बाय नहीं करना है। बाकी जिनके पास है आप बने रहिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के व्यू से बाद में सही हो जाए, लेकिन उसके लिए भी एक बार 36-37 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इस बीच जॉय मैथ एकेडमी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं शो आपका पीछे जा रहा है, इसको करेक्ट कीजिए। एक काम कीजिए, एक बार आप रिफ्रेश कीजिए, नेट अपना कनेक्शन थोड़ा सा फिर से चेक कीजिए। तो यहाँ तो सीधा जा रहा है सर, अब आपके पास पीछे क्यों जा रहा है ये पता नहीं, और किसी के पास भी पीछे जा रहा हो तो बताइए। अनीता गर्ग जी मैम जानना चाह रही हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अम्बाला जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जरा एक बार चेक कीजिए क्या करना चाहिए मैम इस पर। और आप लोग थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, आपने ले रखा है या ख़रीदना चाह रहे हैं। अब आपने कहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड रहेगा तो आपको और बेहतरीन तरीके से जो है राय मिल सकेगी जी। यूनियन बैंक में देखिए अभी बाय करने का फ्रेश बाय के, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ दैट शी इज आस्किंग अबाउट कि अभी बाय करें या नहीं। अब पता नहीं, इन्होंने टारगेट लिखा है आगे, तो अब ये हो सकता है उनके पास हो। दोनों तरीके से आप बता दीजिए क्या करें, जिनके पास है वो क्या करें जी, और जो खरीदना चाह रहे हैं क्या करें। देखिए जिनके पास है दे माइट वांट टू एवरेज इट एट 135, अभी 143 पर है। तो दूसरे वर्ड्स में फिर ये भी बात आती है कि फ्रेश लेवल पर बाय करने की सलाह नहीं है, 135 के आसपास ही बाय कर लीजिए, वो एक सही लेवल होगा। तो जिनको भी फ्रेश बाय के बारे में सोचना है 135, 136 बस ये ₹1 की रेंज है, 1 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में सोचे। बेस्ट बाय मिलेगा, आपका होल्डिंग टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल बनता है। और आपका अभी के हिसाब से मैं ये बोलूंगी अवॉइड कर लीजिए फ्रेश लेवल पर, जीटीटी लगाइए, जब आपको लेवल मिले तब वहां पर बाय कर सकते हैं 135, 136। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, यूनियन बैंक पे बात हो गई। अब इस सेगमेंट को यहाँ पर हम समाप्त करने से पहले आप दोनों से ये जानना चाहेंगे, आप दोनों के फेवरेट जो है बैंक्स कौन से होंगे अगर अभी प्राइवेट और पीएसयू मिला करके। और हाँ, एक रह गया पीएनबी रह गया, एसबीआई रह गया। हाँ, 2-3 बैंक तो बहुत सारे रह गए, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं इस पर, इसलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी, जरा पहले आप पीएनबी बता दीजिए और मन में सोच के रखिएगा कि आपको प्राइवेट और पीएसयू में से कौन सा अच्छा शेयर मतलब पसंद, आपकी रिकमेंडेशन क्या है जी। देखिए विपुल जी, पीएनबी अभी ऑलमोस्ट 112-113 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा है। लेकिन अभी पीएसयू, निफ्टी पीएसयू आप इंडेक्स देखेंगे ऑलमोस्ट 7124 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली आया था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कंसोलिडेशन पे अभी भी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एंटायर पीएसयू स्टॉक्स को थोड़ा अभी टाइम देना चाहिए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक डेली भागता नहीं। आप देखेंगे 6-8 महीने बाद एक बार भागता है, उसके बाद चलता है। तो पीएनबी बेसिकली मुझे लगता है कि आप एक बार 97, अगर आप निवेशक हो, इन्वेस्टर्स हो, तो 97 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और बहुत जल्दी स्टॉक आपको 135-150 भी आते हुए दिखेंगे। तो पीएनबी नो डाउट मेरा फेवरेट काउंटर है। बाकी अगर पीएसयू में जाना है तो मैं जाऊंगा दोनों स्टॉक के साथ। एक तो है इंडियन बैंक, मुझे लगता है कि इंडियन बैंक जिस तरीके से वीकली, डेली, मंथली एक जो है अच्छा फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है, एक अच्छा बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट भी है। मुझे लगता है कि इंडियन बैंक का टारगेट नेक्स्ट एटलीस्ट 4 से 5 महीने में 750 होना चाहिए। तो नंबर 1 पिक रहेगा इंडियन बैंक। और सेकंड थिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 822 के आसपास चल रहा है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, ऑलमोस्ट 840, 845, ऑलमोस्ट 840 से 850। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक 6 से 8 महीने का प्लान है, 950 एंड ऑल्सो 1000 पॉसिबल है। 850 के ऊपर क्लोजिंग पर मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 950 और 1000 पॉसिबल है। बट आपको एंट्री कब करना चाहिए? अगर कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 780-790 के आसपास मिले, उस टाइम पे आपको बाय ऑन डीप करके जाना है। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी घुमा है, और मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो मच इस एसबीआई जैसे बैंक ज़्यादा नीचे आपको दिखेंगे। तो करेंट जोन से एक बार आप 30-40% इन्वेस्ट करके जा सकते हो, एंड बाकी का इन्वेस्टमेंट जो है आप बाय ऑन डीप जो है स्ट्रैटेजी करके जा सकते हो। 822 चल रहा है, 950, 1000 कमिंग सून है। 6 से 8 महीने का प्लान रखिए। और सेकेंड जो पहला स्टॉक था इंडियन बैंक। मैम, एक तो एसबीआई पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, वो आपको कैसा लग रहा है, और उसके बाद प्राइवेट और पीएसयू मिला करके आपके 1-2 रिकमेंडेशन जो आपको सबसे अच्छे बैंक लग रहे हैं उस समय।
राइट। देखिए मैंने एसबीआई पर हम लोगों ने लास्ट वीक पे एक पॉजिटिव बायस ही दिया था। दो पीएनबी और एसबीआई दोनों की टीजीज हो गए हैं, अब ये पुल बैक मोड पर है। दोनों में से एक को पिक करना होगा, तो मैं आज की डेट में फ्रेश एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एसबीआई को पिक करूंगी, और इसकी जो मेरी बाइंग रेंज रहेगी वो 800 से लेकर के 795 यही बाइंग रेंज रहेगी। और फिर से जो वापस से टारगेट हमको मिलेंगे 840, 865 और 890, ये टारगेट्स हमको मिल सकते हैं विद होल्डिंग पीरियड नियरली 1 to 3 months मैक्स। और दूसरा हम लोगों जो दूसरा पिक मेरा पीएसयू सेक्टर से मुझे लगता है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रीजन ये है कि अभी ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर मौका बनेगा आपको एक अच्छे मूवमेंट का ब्रेकआउट के बाद। करंटली इट इज एट 38.22, 38.22 पर अभी ये है। यहाँ आपको 39 यानी 39.10 के ऊपर जब भी क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पर, एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि हमको मिलता है 37.50 का, इस स्टॉप लॉस के साथ हम इसको टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं 40 से लेकर के अप टू 44, ये टारगेट्स के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो व्यू है वो मैक्सिमम 2 क्वार्टर्स का है। दूसरी चीज यहाँ पर ये रीजन देने के साथ साथ सेंट्रल बैंक में मैं कुछ चीज हाईलाइट भी करना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी हमारी एफआईआईस की जो आप पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो इंक्रीज हुआ है। सेक्टर के कंपैरिजन में महंगा नहीं है, बहुत क्लोज टू सेक्टर पीई है, आरओई ठीक है, तो हेल्थ ऑफ कंपनी वैल्यूएशन वाइज ठीक है, प्राइस टेक्निकल चार्ट पर भी ठीक है। और अभी के लिए ओवरऑल जब हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मुझे इस समय अगर मैं एक सेक्टर अगर पिक करना है दोनों में से, पीएसयू या फिर प्राइवेट, तो पीएसयू बैंक्स इज लुकिंग मोर प्रॉमिसिंग, और यहाँ पर पुल बैक के बाद में इन सेक्टर्स में स्टॉक पिक वाइज लिए जा सकते हैं। ठीक, ये बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर निकल के आ रही है। लेकिन इस बीच मैम एक टिप्पणी और कर दीजिए जरा, हमारी एक दर्शक हैं इस सेगमेंट को खत्म करने से पहले, डेली लाइफ के नाम से पुष्पा जी हैं, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक, ये इन्होंने 47 के भाव पे लिया है, कह रहे हैं कि आज इसके रिजल्ट भी हैं, तो आप जरा इस पर टिप्पणी कर दीजिए मैम फटाफट। ओके, देखिए आईओबी एक सेकेंड, अभी ये ऑलमोस्ट 40 पर चल रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, आई जस्ट प्लेस अ स्टॉप लॉस। अगर आप कैश में ही है, मैं यही मान के चलूंगी दैट यू आर इन कैश इन दिस, तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर रख लीजिए, वो होगा आपका 38.7 का, 38.70। एंड आप इसके बाद में अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है देन लीव इट फॉर अ फ्यू डेज। इसके बाद वापस से, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम बन सकता है, इसके बाद वापस से जब ये स्टॉक आपको 40.50 यानी 40.5 के ऊपर जब भी निकलता है, फिर से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट जो हमको उस मोमेंटम में मिलेंगे वो होगा आपका 42 से लेकर के 43 का। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज और रिवॉर्ड बनती है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर